आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज देखेंगे वनमाला। वनमाला किसे कहते हैं, वनमाला के कितने भेद होते हैं और वर्णों के उच्चारण स्थान को भी देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहा जाता है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। जो हिंदी भाषा में सबसे छोटी ध्वनि होती है उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, उ, आधा क और आधा ख। ठीक है ना। यहाँ पे क हलंत है और ख हलंत है, यानी कि सबसे छोटी यूनिट को वर्ण कहा जाता है। आगे चलते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के समुदाय यानी कि वर्ण से जो मिलकर बनेंगे उसे वर्णमाला कहा जाएगा। तो हिंदी वर्णमाला की संख्या 44 होती है। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये सब प्रश्न आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद किए गए हैं। जो हिंदी वर्णमाला है तो इसके प्रयोग और उच्चारण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है ना। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो चलिए देखते हैं स्वर्ण किसे कहते हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक हो उसे स्वर्ण कहलाते हैं। ठीक है ना। वे स्वर्ण कहलाते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। जैसे अ, आ, ई, उ ये सब स्वतंत्र होते हैं और व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। जैसे कि क हलंत अ। ठीक है ना। क जो अ करेंगे तो क बनेगा। उच्चारण के समय की दृष्टि से स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। उच्चारण की दृष्टि से स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसे 3 भागों में बांटा जाता है। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो चलिए देख लेते हैं हर्ष स्वर किसे कहा जाता है। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। ये 4 होते हैं अ, आ, उ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है ना। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। जैसे अ, छोटी ई, छोटी ऊ और री। ये मुख्यतः 4 होते हैं। इसके बाद है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर स्वरों से दुगुना समय लगता है, यानी कि हर स्वर से दुगुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। हिंदी में ये 7 होते हैं। ठीक है ना। हिंदी में इनके 7 प्रकार होते हैं। जैसे बड़े आ, बड़ी ई, बड़ी उ, ए, ऐ, ओ और औ। मुख्यतः 7 होते हैं। इसके बाद है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगे। ठीक है ना। दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। प्राय इनका प्रयोग दूल से बुलाने में किया जाता है। जैसे ओम। ठीक है ना। इसमें ज़्यादा समय लग रहा है इसीलिए यह प्लुत स्वर होगा। इसका मुख्यतः उदाहरण ओम ही होता है। ठीक है ना। तो आपको यही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन किसे कहा जाता है। जिन वर्णों के पुनः उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, यानी कि पूरा करने के लिए स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे व्यंजन कहा जाता है। अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। ठीक है ना। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते हैं। इसकी संख्या मुख्यतः 33 होती है।
और इनके तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है ना। इसके तीन प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है। जो स्पर्श व्यंजन है तो इसे 5 भागों में बांटा गया है और हर वर्ग के 5-5 व्यंजन है। ठीक है ना। इन सभी में 5-5 व्यंजन को रखा गया है और 5 भागों में बांटा गया है। हर वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा गया है, यानी कि जो भी वर्ग है तो इसका नाम पहले वर्ग के आधार पे रखा गया है। जैसे कि क ख ग है तो क वर्ग, च छ ज है तो च वर्ग। इसी प्रकार पांचों का पहले नाम पर रखा गया है। इसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन को देख लेते हैं। तो यह निम्नलिखित 4 होते हैं। ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, ल, र और व। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। तो ये निम्नलिखित 4 होते हैं। ठीक है ना। अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। यहाँ पे नोट को देख लेते हैं। जहाँ भी 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जहाँ भी 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिलते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे अक्षा में देख लीजिए, क जोड़ स। ठीक है ना। अक्षा बनेगा। त्र में त जोड़ र, ज्ञा में ज जोड़ या। ठीक है ना। इससे ज्ञा बनेगा। यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजन मिल जाते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अनुसार किसे कहते हैं? इनका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर रखा जाता है और इनका चिन्ह स्वर होता है। जैसे संभव, संभव में देख लीजिए संभव ऐसे होगा। संज्ञय तो संजय, गंगा तो गंगा। ठीक है ना। इसका जो प्रयोग होता है वह पंचम वर्ग के आधार पे किया जाता है। इसके बाद है विसर्ग। तो इसका उच्चारण हलंत के समान होता है। इसका चिन्ह, ठीक है ना, ये होता है जैसे कि अतः, प्रातः। इसे विसर्ग कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। कौन सा वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके नाम निम्नलिखित तालिका में समझाए हुए हैं। ठीक है ना। इस तालिका से माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगे और अच्छी तरह से याद होने की गारंटी है। ठीक है ना। आप लोग इसे देख ले, आपको यहाँ से 2 से 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आपको ठीक से समझाएंगे जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो सबसे पहले है कंठ। ठीक है ना। जो कंठ से बोले आते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए अ, आ। ठीक है ना। और क, ख, ग, घ, अंगा यानी कि कवर्ग, और एक ह और अनुविसर्ग। ठीक है ना। तो कंठ से बोले जाते हैं अ और आ। ठीक है। और क, ख, ग अंगा यानी कि कवर्ग, और ह और एक विसर्ग। ठीक है ना। ह और विसर्ग। तो ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से ई और च, छ, ज, झ, या यानी कि चवर्ग, और य और स। तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है ना। यस। तालु से यस बोले जाते हैं और अ आए तो पहले कंठ से बोले जाते हैं, उसके बाद आती है ई। तो आपको ये याद रखना है, ई और यस और चवर्ग, यह तालु से बोले जाते हैं। इसके बाद है मूर्धा। तो मूर्धा से री और री बोली जाती है। ठीक है। जो री है तो यह मूर्धा से बोली जाती है और इसमें टवर्ग आते हैं, यानी कि ट, ठ, ड, ढ अंगा, ट, ठ, ड, ढ न। ठीक है ना। यानी कि टवर्ग आते हैं और इसमें ल और स आते हैं, इस प्रकार। तो आपको इसी प्रकार लिखकर याद रखना है। इसके बाद है दंत। तो दंत से री और तवर्ग बोले जाते हैं, यानी कि त, थ, द, ध, न और ल और स। तो इसी प्रकार आपको लिख के याद रखना है। ठीक है। तालु से यस बोले जाते हैं और चवर्ग।
मूर्धा से ल स बोले जाते हैं और टवर्ग। दंत से बोले जाते हैं ल स और टवर्ग। इसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ से उ और बड़ी उ बोले जाते हैं और पवर्ग यानी कि प फ ब भ म। ठीक है ना, इससे उ और बड़ी उ बोली जाती है और पवर्ग बोली जाती है। इसके बाद है नासिका। नासिका से अन ई तो आपको यानी कि पंचम वर्ग बोले जाते हैं। ठीक है, नासिका से जो भी वन है तो उसके पंचम वन बोले जाते हैं, जैसे कि क ख ग में अंगा, च छ ज में या, ट ठ ड में न, प फ में म, यानी कि सभी का पंचम वन जो होते हैं वह नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, यानी कि पंचम वन। सातवां है कंठ प्लस तालु। कंठ और तालु से बोले जाते हैं ए और ए। ठीक है, मोस्ट VVI यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कंठ तालु से ए और ए पूछे जाते हैं। इसके बाद है कंठ ओष्ठ, यानी कि कंठ और होठ से बोले जाते हैं ओ और ओ। ठीक है, आपको सीरीज वाइज याद रखना है जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो कंठ ओष्ठ से बोले जाते हैं ओ और ओ। इसके बाद है दंत। अंतिम है दंत ओष्ठ, यानी कि दांत और होठ से बोले जाते हैं व, मोस्ट VVI। दंत ओष्ठ से बोले जाता है व। तो यहाँ पे हमारा थ्योरी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सके सभी को कवर करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।